बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजा रहता था जिसके 3 लड़के थे और तीनों इतने बुद्धिमान और साहसी थे कि राजा को डर लगने लगा कि कहीं वो उसे उसके जीवन में ही गद्दी से ना हटा दे। राजा अब बूढ़ा हो चुका था और उसके जीवन के दिन थोड़े ही रह गए थे, मगर इसके बावजूद उसका दिल राजपाट से नहीं भरता था। उसने अपने मन में फैसला किया कि बेटों का ध्यान इस राजकाज से हटाने के लिए बेहतर होगा कि उन्हें किसी ऐसे काम में लगा दे कि वो उसी में उलझे रहें और राजा का जीवन शांति से बीतता रहे। राजा ने तीनों को बुलाया और कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और चाहता हूं कि राजकाज से दूर होकर बाकी जिंदगी किसी शांत जगह में बिताऊं, और उसके लिए मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक सुंदर नन्हा सा कुत्ता हो जो अकेलेपन में मेरा साथी बन सके। इसलिए तुम तीनों में से जो भी दुनिया का सबसे सुंदर नन्हा सा कुत्ता मेरे लिए लेकर आएगा, मैं तुरंत अपना राजपाट और सारा शासन उसके हवाले कर दूंगा और वो मेरे जीते जी इस देश का राजा बन जाएगा। तीनों बेटों को बड़ी हैरानी हुई कि उनके पिता को बैठे बिठाए इस तरह एकदम कुत्ते का शौक कैसे लगा, लेकिन क्योंकि उनके लिए राजपाट हासिल करने का ये बहुत अच्छा मौका था और वो किसी और तरह राजा नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने पिता की बात मान ली। तीनों भाई पिता से विदा लेकर एक दूसरे शहर में पहुंचे। वहां एक बहुत बड़े किले में रात भर ठहरे। एक बहुत बड़ी दावत की गई और तीनों भाइयों ने संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे से किसी रुकावट की वजह से अलग नहीं होंगे। इसके बाद उन्होंने साल भर बाद इसी महल में मिलने का समय तय किया कि वो सब साथ मिलकर अपने पिता के पास चलेंगे और अपना अपना उपहार पेश करेंगे। उसके बाद उनमें से हर राजकुमार अलग अलग रास्तों पर चल दिया और दोनों बड़े भाई अजीब अजीब कारनामे करते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन इस वक्त तो मैं आपको सबसे छोटे राजकुमार की बात सुनाऊंगा कि उसे अपने इस अनोखे सफर में क्या क्या घटनाएं पेश आई। छोटा राजकुमार बहुत ही सुंदर, जवान, बुद्धिमान और अच्छे दिल वाला समझा जाता था। वो इतना बहादुर और साहसी था कि उसे दुनिया की किसी भीड़ से कोई डर महसूस नहीं होता था। यह राजकुमार देश देश मारा मारा फिरा और हर तरह के कुत्ते खरीदे। उनमें शिकारी कुत्ते भी थे, खिलाड़ी कुत्ते भी थे और घर पर पाले जाने वाले दूसरे सुंदर रंगों और बालों वाले बहुत से कुत्ते थे। मगर वो जितने कुत्ते खरीदता उसकी संतुष्टि न होती, और जैसे ही उसे उनमें से ज्यादा सुंदर कुत्ता नजर आता वो उसे खरीद लेता और बाकी कुत्तों को छोड़कर आगे चल देता, क्योंकि वो अपने साथ इतने सारे कुत्ते लेकर सफर नहीं कर सकता था। चलते चलते वो एक रात एक बहुत ही खामोश, घने और सुनसान जंगल में पहुंचा। वहां पहुंचकर वो अपना रास्ता भूल गया और बड़ी देर तक भटकता रहा। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश भी ऐसी जो कहती थी कि कल की बजाय आज ही सांस लेंगे। राजकुमार हिम्मत करके फिर एक रास्ते पर चल दिया और भीगता हुआ थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे दूर से कुछ हल्की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि चलो सिर छुपाने को तो जगह मिल ही जाएगी। उस रोशनी को देखकर चलते चलते आखिर वो एक बहुत ही भव्य और सुंदर महल के सामने जा खड़ा हुआ। उस महल का ऊंचा और सुंदर दरवाजा सोने का बना हुआ था और महल की खिड़कियों से लाल रंग की रोशनी छनकर बाहर फैल रही थी, जिसे देखता हुआ राजकुमार यहां तक पहुंचा था। इस महल की दीवारें बहुत ही सफेद और चमकदार पत्थर की बनी हुई थी और उसने अपनी जिंदगी में परियों और जादुई जीवों की जितनी कहानियां पढ़ी थी वो सब चित्रों के रूप में उन दीवारों पर बनी हुई थी। राजकुमार ने देखा कि सोने के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा हिरण का सिर जंजीर के साथ लटक रहा है। वो हैरान हुआ कि आखिर ये किसका महल हो सकता है। वो मन में सोचने लगा कि मालूम होता है इस महल के रहने वालों को चोर और डाकुओं का कोई डर नहीं है, वरना कौन ऐसा मूर्ख होगा जो इन कीमती रत्नों को इस तरह दरवाजे के बाहर लटकाने के लिए छोड़ देगा। और फिर ऐसे कीमती रत्न जिन्हें अगर कोई चुरा कर ले जाए तो सारी जिंदगी आराम के साथ गुजार सकता है। उसने हिरण के सींग को जरा हाथ लगाकर देखना चाहा तो उसी वक्त दरवाजा खुल गया। लेकिन राजकुमार को अंदर सिवाय कुछ हाथों के और कोई शक्ल या शरीर नजर नहीं आता था।
ये हाथ मशाल उठाए हुए थे। राजकुमार ये नजारा देखकर बिल्कुल हैरान रह गया और बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बना हुआ खड़ा ये सब देखता रहा। तब उसने महसूस किया कि कुछ हाथों ने उसे पीठ की तरफ से आगे को धकेला। राजकुमार घबराया तो जरूर, मगर फिर भी हिम्मत करके हाथ के इशारे पर आगे बढ़ता रहा। फिर अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखे हुए वो एक बहुत सुंदर कमरे में पहुंचा, जहां की दीवारें बहुत सुंदर सजावट से चिराग की तरह जलती हुई महसूस हो रही थी। जब राजकुमार ने देखा कि उसे महल में किसी किस्म का खतरा नहीं और उसे इस प्रेम और आदर के साथ बुलाया जा रहा है, तो उसका डर दूर हो गया और वो उन रहस्यमयी हाथों के इशारे पर आगे बढ़ने लगा। बढ़ता बढ़ता वो एक रत्नों से बने हुए दरवाजे के सामने पहुंचा। राजकुमार के सामने आते ही दरवाजा अपने आप खुल गया और राजकुमार ने अपने आप को एक मोती जैसे कमरे में पाया, जिसके अंदर और भी बहुत से दरवाजे खुलते थे और उनमें से सुंदर रोशनी फूट रही थी और जिनके ऊपर ऐसी सुंदर तस्वीरें और चित्रकारी बनी हुई थी कि राजकुमार उन्हें देखकर हैरानी की मूर्ति बन गया। जब राजकुमार इस तरह 60-70 कमरों से गुजर चुका तो हाथों ने उसे एक कमरे में रुकने का इशारा किया। राजकुमार ने देखा कि आग जलाने की जगह के करीब एक बहुत ही सुंदर गद्दे वाली कुर्सी रखी है। फिर वहां अचानक खुद ब खुद आग जल गई। सुंदर और सफेद हाथों ने राजकुमार के भीगे हुए कपड़े उतारे और उसे बहुत कीमती और सुंदर पोशाक पहनने के लिए दी। उस पर सोने और रत्नों के जगमगाते डिजाइन बने हुए थे। राजकुमार जिस चीज को भी देखता था उसका दिल मोहित हो जाता था और हाथ जिस फुर्ती से उसको चीज पेश कर रहे थे, उन्हें अचानक सामने देखकर राजकुमार कभी कभी डर भी जाता था। जब राजकुमार नई पोशाक पहन चुका तो अब उसकी सुंदरता और निखर आई और अब वो ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगा। उसके बाद हाथ उसे इशारे से एक और कमरे में ले गए, जो सब कमरों में सुंदर था। यहां की दीवारों पर अच्छे कपड़े पहनी हुई बिल्लियों और दूसरी ऐतिहासिक बिल्लियों की तारीफ लिखी हुई थी। उनके कारनामे बयान किए गए थे और उनकी तस्वीरें बनी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक खाने की मेज बिछी हुई थी, जिस पर 2 सोने की प्लेटें और सोने के चम्मच रखे थे। उनके साथ हीरे के गिलास और दूसरी चीजें चमक रही थी। राजकुमार हैरान था कि ये दूसरी प्लेट किसके लिए मेज पर रखी गई है। इतने में कोई दर्जन भर बिल्लियां हाथों में सितार और दूसरे बाजे लिए हुए अंदर दाखिल हुई और कमरे के कोने में बैठकर एक उस्ताद बिल्ली के इशारे पर अपने पांव से सितार और हारमोनियम बजाने लगी और उसके साथ उन्होंने ऐसे अंदाज में आलाप लिया कि राजकुमार ने इससे पहले ऐसा अजीब संगीत कभी नहीं सुना था। राजकुमार ने मजबूर होकर दोनों हाथ अपने कानों में डाल लिए, मगर फिर भी बिल्लियों के गाने बजाने का नजारा कुछ ऐसा मजाकिया था कि हंसते हंसते राजकुमार के पेट में बल पड़ गए। ईश्वर ही जाने अभी और क्या क्या तमाशा देखना बाकी है, राजकुमार अपने मन में सोचने लगा। और ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और कोई नन्ही सी चीज कमरे के अंदर आई। उसके पीछे 2 बिल्लियां सिर पर टोपी सजाए और हाथों में तलवार पकड़े सम्मान के साथ चली जा रही थी और उनके पीछे पीछे बिल्लियों की एक बड़ी टोली चूहों से भरे पिंजरे सिर पर रखे आ रही थी। राजकुमार को ये सब कुछ देखकर यूं महसूस हुआ जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। लेकिन नन्ही सी चीज चलती हुई उसके करीब आई तो वो हैरान रह गया। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर नन्ही सी सफेद बिल्ली खड़ी थी। वो बहुत कम उम्र और उदास दिखाई दे रही थी। वो बड़ी ही धीमी और नन्ही सी आवाज में बोली, राजकुमार, तुम्हें हमारे महल में आना मुबारक हो। मैं बिल्लियों की रानी की हैसियत से तुम्हारा स्वागत करती हूं। राजकुमार ने कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी कृपा और दया के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिल्ली ने अपने साथियों को खामोश होने का आदेश देते हुए कहा कि राजकुमार संगीत को नहीं समझ सकता, इसलिए गाना बेकार है। अब खाना मेज पर लगाया जाए और राजकुमार और हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। और ये आदेश पाते ही रहस्यमयी हाथों ने खाना लाकर मेज पर रखना शुरू कर दिया। बिल्ली के सामने वाली प्लेट में एक भुना हुआ मोटा सा चूहा रखा गया
और राजकुमार की प्लेट में पका हुआ मुर्गा था। फिर बिल्ली ने राजकुमार को यकीन दिलाते हुए कहा कि उसका खाना एक अलग रसोई घर में तैयार किया गया है और उसमें चूहे की तरह की कोई चीज शामिल नहीं है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर अपना खाना खाओ। जब राजकुमार को यकीन आ गया कि सफेद बिल्ली की बातें झूठ नहीं हो सकती, तो उसकी झिझक दूर हो गई और उसने पेट भरकर खाना शुरू कर दिया। अभी वो दोनों बैठे खाना खा ही रहे थे कि राजकुमार की नजर बिल्ली के गले में पड़े एक लॉकेट पर पड़ी। राजकुमार ने गौर से देखा तो उस लॉकेट में उसे एक बहुत ही सुंदर नौजवान की तस्वीर दिखाई दी और उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस पर हुई कि वो नौजवान बिल्कुल राजकुमार से मिलता जुलता था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे ये खुद उसी की तस्वीर हो। राजकुमार जब तस्वीर को देख रहा था तो बिल्ली ने ठंडी आह भरी और कुछ पहले से भी ज्यादा उदास हो गई। राजकुमार को इस डर से बिल्ली से कोई सवाल करने की हिम्मत ना हो सकी कि कहीं बिल्ली उसके सवाल का बुरा ना मान ले। इसलिए राजकुमार ने दूसरी चीजों के बारे में बातें शुरू कर दी, जिन्हें बिल्ली बड़े गहरे ध्यान के साथ सुनती रही और उसकी बातों में दिलचस्पी लेती रही। बिल्ली की बातों से मालूम हुआ कि उसे दुनिया के तमाम हालात की खबर थी। खाना खत्म हुआ तो बिल्ली ने शाही अंदाज में इशारा किया। इसके बाद बिल्ली राजकुमार को लेकर दूसरे कमरे में पहुंची। यह कमरा बिल्कुल नाटक घर जैसा मालूम होता था। नन्हे से स्टेज के ऊपर नन्ही नन्ही बिल्लियां अपनी कला दिखा रही थी और राजकुमार और रानी का दिल खुश करने के लिए नाच रही थी। जब खेल खत्म हुआ तो आखिर रानी ने राजकुमार को विदा कहा और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद रहस्यमयी हाथ राजकुमार को एक ऐसे कमरे में ले गए जहां राजकुमार पहले नहीं गया था। उस कमरे में बड़े बड़े पर्दे लटक रहे थे, जिनके ऊपर तितलियों की तस्वीरें बनी हुई थी और इन तितलियों के पंख हरे रंग के बने हुए थे। दीवारों पर छत से लेकर फर्श तक आईने लगे हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक बहुत सुंदर पलंग बिछा हुआ था, जिस पर बर्फ की तरह सफेद बिस्तर बिछा हुआ था। राजकुमार चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उसकी समझ में ना आया कि वो इन हाथों का किस तरह धन्यवाद करे, क्योंकि उनकी शक्ल तो उसे दिखाई ना देती थी। जब सुबह हुई तो खिड़कियों पर शोर की आवाज से राजकुमार की आंखें खुल गई। वही हाथ अंदर आए और उन्होंने राजकुमार का हाथ मुंह धुलाया और उसके कपड़े बदल दिए। जब राजकुमार तैयार होकर बाहर आया तो उसने देखा कि महल के सामने मैदान में बहुत सी बिल्लियां जमा हैं, जिनमें से कुछ बिल्लियां शिकारी कुत्तों की देखभाल कर रही थी और पास में नगाड़े बजा रही थी। पूछने पर राजकुमार को मालूम हुआ कि बिल्लियों की रानी साहिबा शिकार को जा रही है, इसलिए ये सब हो रहा है। फिर रहस्यमयी हाथों ने राजकुमार के सामने एक लकड़ी का बना हुआ घोड़ा पेश किया और उसे पर सवार होने का इशारा किया। लेकिन राजकुमार लकड़ी के घोड़े पर सवार होना अपना अपमान महसूस कर रहा था। इतने में अचानक राजकुमार को महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने जबरदस्ती उठाकर घोड़े पर बिठा दिया हो। उसके बैठते ही लकड़ी का घोड़ा हवा से बातें करता हुआ दौड़ने लगा। सफेद बिल्ली भी एक बंदर की पीठ पर सवार चली जा रही थी और बंदर ऐसा शरारती था कि रास्ते में चलते हुए उसे किसी पेड़ के ऊपर कोई चिड़िया नजर आ जाती तो उछलकर उसे अपना निवाला बना लेता। राजकुमार ने अपनी पूरी जिंदगी में इससे सुंदर शिकार नहीं खेला था। जब शिकार खत्म हुआ और सब लोग महल को वापस आए तो फिर उसी तरह राजकुमार और सफेद बिल्ली ने मिलकर खाना खाया। जब खाना खत्म हुआ तो सफेद बिल्ली ने एक बहुत ही सुंदर प्याले में राजकुमार को एक शरबत पीने के लिए दिया। उस शरबत में शायद कुछ जादू मिला हुआ था, क्योंकि राजकुमार ने जैसे ही पिया उसके दिमाग से पिछली तमाम बातें भूल गई। उसे यह भी याद ना रहा कि वो अपने पिता के लिए एक नन्हे से कुत्ते की तलाश में घर से निकला था और इसी तरह दिन गुजरते रहे। इसी तरह रोजाना शिकार और दूसरे खेलों में राजकुमार मगन रहने लगा, यहां तक कि पूरा 1 साल बीत गया। राजकुमार को बिल्कुल याद ना रहा कि उसने अपने भाइयों से उस खास दिन खास महल में मिलने का वादा किया है। उसे तो अब यह भी याद ना रहा था कि वो किस देश से आया था, लेकिन सफेद बिल्ली को सब कुछ मालूम था
कि राजकुमार को किस दिन वापस जाना था। इसलिए एक रोज बिल्ली ने कहा, राजकुमार, तुम्हें मालूम है कि नन्हे कुत्ते को लेकर अपने पिता के पास जाने के लिए अब सिर्फ 3 दिन और बाकी रह गए हैं, और इस दौरान तुम्हारे दूसरे भाइयों ने बहुत से सुंदर नन्हे कुत्ते जमा कर लिए हैं। और तब अचानक राजकुमार को तमाम बातें याद आ गई और वो रोने लगा और बोला, है भगवान, मैं इतना जरूरी काम कैसे भूल बैठा। इसी काम पर तो मेरी सारी किस्मत का सवाल था। अब अगर इतने थोड़े समय में मैं कुत्ता तलाश भी कर लूं तो मुझे ऐसा घोड़ा कहां से मिलेगा जो मुझे 3 दिन के अंदर अंदर मेरे देश तक वापस पहुंचा दे। तब सफेद बिल्ली ने राजकुमार से कहा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूंगी। तुम अभी एक दिन यहां और ठहर सकते हो। तुम्हें लकड़ी का घोड़ा सिर्फ 12 घंटे में तुम्हारे देश में पहुंचा देगा। राजकुमार ने कहा, इस सुंदर बिल्ली, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मगर जब मेरे पास कुत्ता ही नहीं होगा तो फिर मेरे वहां जाने का फायदा ही क्या हुआ। इस बार सफेद बिल्ली ने अपनी जेब से एक नन्ही सी सीप निकाली और राजकुमार को दिखाते हुए बोली, इस सीप में एक बहुत ही सुंदर नन्हा सा कुत्ता मौजूद है। राजकुमार ने कहा, प्यारी बिल्ली, ऐसे मुश्किल वक्त में भी आपको मजाक सूझ रहा है, कितने अफसोस की बात है। बिल्ली ने कहा, मगर तुम इसे कान से लगाकर तो देखो, और राजकुमार के कान के पास ले गई। राजकुमार उसी वक्त सीप को खोलकर कुत्ते को देखना चाहता था, मगर सफेद बिल्ली ने उसे मना करते हुए कहा कि बेहतर होगा कि इस सीप का ढक्कन उस वक्त खोला जाए जब यह राजा के सामने पेश हो। राजकुमार ने बिल्ली की मेहरबानियों का बहुत धन्यवाद किया, और जब विदा होने का वक्त आया तो उसने डूबते हुए दिल के साथ सफेद बिल्ली को अलविदा कहा। आपके साथ रहते हुए महसूस ही नहीं हुआ कि वक्त कैसे गुजर गया। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप भी मेरे साथ चलते, राजकुमार ने कहा। इसके जवाब में बिल्ली ने मुंह से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ठंडी और दुखी सांस भरकर रह गई। तय किए हुए दिन और जगह पर जहां तीनों भाइयों को मिलना था, वहां राजकुमार सबसे पहले पहुंचा। उसके आने के थोड़ी देर बाद दूसरे दोनों भाई भी पहुंच गए, और जब उन्होंने महल के बाहर लकड़ी के घोड़े को देखा तो बहुत हैरान हुए। राजकुमार भाइयों से खुशी खुशी गले मिला, और दोनों भाइयों ने उसे अपने अपने सफर में पेश आने वाली घटनाएं सुनाई। लेकिन छोटे भाई ने उन्हें अपनी बातें बिल्कुल ना बताई, और यह जाहिर किया कि उसके पास एक मामूली कुत्ते के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस पर दोनों भाइयों को बहुत खुशी हुई कि उनके लाए हुए कुत्ते राजा को ज्यादा पसंद आएंगे, और उन्हें राजपाट हासिल करने की ज्यादा उम्मीद पैदा हो गई। दूसरे रोज वो तीनों राजकुमार अपने पिता के पास महल में जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों बड़े भाई हाथों में 2 नन्ही नन्ही टोकरियां उठाए हुए थे, जिनमें 2 ऐसे सुंदर और बर्फ की तरह सफेद कुत्ते थे जो हाथ लगाने से भी मैले हो जाते थे। छोटा राजकुमार अपने साथ रास्ते से एक मामूली सा कुत्ता उठा लाया था। वो सड़क पर घोड़े के साथ साथ दौड़ा चला जा रहा था। कीचड़ और धूल से इस बुरी तरह लथपथ हो गया था कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। जब तीनों भाई महल में पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। राजा भी उन्हें वापस देखकर बहुत खुश हुआ, और जब दोनों बड़े भाइयों ने अपने कुत्ते राजा के सामने पेश किए तो वो दोनों इतने सुंदर और नाजुक थे कि राजा को यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है। अभी दोनों भाई आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि राज्य को आपस में बराबर किस तरह बांट लिया जाए कि इतने में छोटा राजकुमार आगे बढ़ा और अपनी जेब से वो सीप निकाल ली जो उसे सफेद बिल्ली ने दी थी। राजकुमार ने सीप को जल्दी से खोला तो उसके अंदर नन्ही सी गद्दी के ऊपर इतना नन्हा सा कुत्ता बैठा दिखाई दिया कि अगर उसे अंगूठी के अंदर से भी गुजार दिया जाता तो आसानी से गुजर जाता। राजकुमार ने कुत्ते को निकालकर फर्श पर रख दिया और वो सबके सामने नाचने लगा। राजा उसे हाथ में लेकर हैरानी से देख रहा था। उसने एक शब्द नहीं कहा और कहने की जरूरत भी क्या थी। ये बात तय थी कि दुनिया में उससे सुंदर कोई जानवर ना होगा, लेकिन इसके बावजूद राजा का मन नहीं चाहता था कि वो अपना राज्य बेटों के हवाले कर दे। इसलिए उसने अपने बेटों से कहा
कि तुम लोग पहली दफा तो कामयाबी के साथ जरूर लौटे हो। अब मैं तुम्हारी एक और परीक्षा लेना चाहता हूं। वो परीक्षा यह है कि तुम तीनों एक बार फिर बाहर जाओ और कपड़े का एक ऐसा गट्ठर लाओ जिसका कपड़ा इतना बारीक हो कि अगर सुई के छेद से भी गुजार दिया जाए तो आसानी से गुजर जाए। पहले तो तीनों बेटे बाहर जाने पर राजी ना होते थे, मगर बड़े बेटों ने सोचा कि इससे उन्हें हुकूमत को हासिल करने का एक और मौका मिल रहा है, तो वो आखिर जाने के लिए तैयार हो गए और पिता ने इस बार फिर उन्हें अपनी नेक दुआओं के साथ विदा किया। छोटा राजकुमार फिर उसी महल में पहुंचा। महल के तमाम रास्ते खुले हुए थे और इनके अंदर रोशनी हो रही थी, इसलिए वो पहले से भी सुंदर मालूम हो रहे थे। राजकुमार जैसे ही महल में पहुंचा, रहस्यमयी हाथों ने उसे सलाम किया और उससे हाथ मिलाया। इस बार राजकुमार हाथों से ज्यादा नहीं घबराया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये हाथ उसी की सेवा के लिए है। उसके बाद वही हाथ लकड़ी के घोड़े को अस्तबल की तरफ लेकर चले और राजकुमार बिल्ली के कमरे की तरफ बढ़ा। उस वक्त सफेद बिल्ली एक सुंदर सी फूलों से बनी हुई टोकरी में सो रही थी, लेकिन जब उसने राजकुमार के कदमों की आवाज सुनी तो फौरन आंख खुल गई और वो राजकुमार को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, ओ प्यारे राजकुमार, मुझे तो उम्मीद ना थी कि तुम फिर यहां वापस आओगे। राजकुमार ने प्यार के साथ सफेद बिल्ली की पीठ पर थपकी दी और अपनी कामयाबी का तमाम हाल उसे कह सुनाया और ये भी बताया कि अब वो एक बार फिर सफेद बिल्ली की मदद हासिल करने के लिए आया है, क्योंकि इस बार उसके पिता ने एक ऐसी चीज की मांग की है जो सिवाय सफेद बिल्ली की मदद के और किसी तरह हासिल नहीं हो सकती। सफेद बिल्ली ने कहा, तुम फिक्र ना करो, किसी ना किसी तरह वो कपड़ा तो हासिल किया ही जाएगा। और फिर इत्तेफाक से महल में कुछ बिल्लियां इतनी हुनरमंद थी कि उनसे पूरी उम्मीद थी कि वो उस किस्म का कपड़ा बुनने में जरूर कामयाब होंगी। उसके बाद रहस्यमयी हाथ मशाल थामे हुए कमरे में दाखिल हुए और वो राजकुमार और सफेद बिल्ली को लेकर महल की उस छत की तरफ गए जिसका मुख ठीक नदी के सामने था। वहां बैठकर उन दोनों ने नदी के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजियां छूटती हुई देखी। वहां से वापस आकर उन्होंने खाना खाना शुरू किया। राजकुमार को आतिशबाजियों से ज्यादा खाने में मजा आया, क्योंकि पहले तो खाना देर से मिला था और दूसरे घोड़े की सवारी के बाद उसे भूख भी जमकर लगी थी। और इस तरह पहले की तरह दिन बहुत जल्दी गुजर गए। सफेद बिल्ली के साथ वक्त के गुजरने का तो ख्याल ही नहीं आता था और फिर सफेद बिल्ली को नए नए खेल और तमाशे बनाने में बहुत ज्यादा महारत हासिल थी। वो तो इतनी बुद्धिमान थी कि मालूम ही नहीं होता था कि वो एक बिल्ली है। एक दफा राजकुमार ने मजाक से पूछा भी कि आप तो मुझे बिल्ली मालूम नहीं होती। इस पर सफेद बिल्ली ने सिर्फ इतना कहा, राजकुमार, तुम्हारा जो जी चाहे मेरे बारे में सोचो, मैं कुछ नहीं बता सकती। राजकुमार बिल्ली के साथ इस कदर खुशी के दिन गुजार रहा था कि उसे कभी वक्त गुजरने का ख्याल ही ना आया। लेकिन एक रोज बिल्ली ने खुद बताया कि अब 1 साल पूरा होने को आ रहा है, लेकिन तुम कपड़े की फिक्र ना करो। हमारी चालाक और हुनरमंद बिल्लियों ने बड़ी खूबी के साथ वो कपड़ा तैयार कर दिया है और इस बार मैं तुम्हें बड़े शान शौकत के साथ विदा करूंगी। जिस रोज राजकुमार बिल्ली से विदा होने लगा तो उसने देखा कि महल के बाहर एक बहुत सुंदर सोने का बना हुआ रथ खड़ा है, जिसमें 12 बर्फ की तरह सफेद घोड़े जुते हुए थे। उनकी लगाम सोने और चांदी की थी। उनके पीछे 100 और रथ थे जिनको 8-8 घोड़े खींच रहे थे और उसमें सुंदर वर्दी पहने सेवक बैठे थे। उस जुलूस के पीछे हजारों की संख्या में घोड़े पर सवार सैनिक भी मौजूद थे। सफेद बिल्ली ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, अब जब तुम इस शान और शौकत के साथ अपने पिता के पास पहुंचोगे तो वो तुम्हारी ताकत और हैसियत को देखकर कभी तुम्हें अपना राज्य देने से इनकार ना करेगा। लो, मैं तुम्हें ये बादाम देती हूं। उसे अपने पिता के सामने ही तोड़ो तो बेहतर है, और जब तोड़ोगे तो इसमें से वही कपड़ा निकलेगा जिसकी तुम्हारे पिता ने मांग की है। राजकुमार ने बिल्ली से कहा, नेक दिल और फरिश्ता जैसी बिल्ली, मैं किस मुंह से आपकी मेहरबानियों का धन्यवाद करूं।
आपको अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो तुरंत कहिए। मैं अपने पिता के राजपाट का ख्याल हमेशा के लिए दिल से निकाल दूंगा और तमाम जिंदगी आपके साथ रहूंगा। इस पर बिल्ली ने राजकुमार से कहा, अभी तुम जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। राजकुमार ने बिल्ली के नन्हे पंजों को चूमा और चल पड़ा। अब वो तमाम जुलूस कितनी जल्दी राजकुमार के पिता के महल में पहुंचा, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि जितनी देर में लकड़ी का घोड़ा वहां पहुंचा था, उससे आधे ही वक्त में वो सफर पूरा हुआ होगा। इस बार राजकुमार को आने की जल्दी थी, इसलिए वो अपने भाइयों से मिलने के लिए उस महल में ना जा सका जहां वो पहले मिले थे। इसलिए जब उन्होंने वहां राजकुमार को ना पाया तो ये समझे कि राजकुमार वापस ही नहीं आया, और वो इस ख्याल से दिल में बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने लाए हुए कपड़े राजा को बड़े गर्व के साथ दिखाना शुरू किए। और वाकई उनके लाए हुए कपड़े थे भी बहुत सुंदर, और उन्हें बड़ी सुई से गुजार कर देखा जाता तो वो आसानी के साथ गुजर जाते, लेकिन छोटी सुई के छेद में से निकलना उनका नामुमकिन था। साफ मालूम हो रहा था कि ये कपड़े उसके छेद में किसी तरह नहीं आ सकते थे। इस पर दोनों बड़े राजकुमारों को बहुत गुस्सा आया और वो पिता की चालाकी के खिलाफ कुछ कहना ही चाहते थे कि इतने में बाहर से नगाड़ों की आवाज सुनाई दी और छोटा राजकुमार अंदर दाखिल हुआ। राजा और उसके दोनों भाई उसकी शान शौकत देखकर हैरान रह गए। उसने नमस्ते और बातचीत के बाद अपनी जेब से बादाम निकाला और उसे इस उम्मीद से तोड़ा कि उसके अंदर से कपड़ा निकलेगा, मगर कपड़े की बजाय उसके अंदर एक बीज था। उसने उस बीज को तोड़ा तो उसके अंदर से भी एक बीज निकला। सब लोग उस पर नजरें जमाए खड़े थे और राजा मन ही मन हंस रहा था कि कहीं बादाम के अंदर से भी कपड़ा निकलता है। खैर, राजकुमार ने तीसरे बीज को भी फोड़ डाला। सब लोग जोर से हंस पड़े क्योंकि उसके अंदर से गेहूं का एक दाना निकला था। उसे जब तोड़ा गया तो उसके अंदर से सिर्फ एक राई का दाना निकला। अब तो राजकुमार भी घबरा गया और मन ही मन वो बोला कि ए सफेद बिल्ली, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? लेकिन सब लोगों के सामने उसे कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई। इतने में उसे अपनी कलाई के ऊपर जैसे बिल्ली के तेज पंजे की खरोंच सी महसूस हुई, जिसे राजकुमार ने एक इशारा समझा और राई के दाने को भी फोड़ डाला। उसे तोड़ने पर उसके अंदर से रेशमी कपड़ा बाहर निकला, जो भगवान झूठ ना बुलवाए तो 400 गज लंबा था और अजीबोगरीब रंगों के साथ बड़ी ही बारीकी से बना हुआ मालूम होता था। जब उसे सुई के छेद से पार किया गया तो बड़ी आसानी के साथ एक नहीं 20 बार गुजर गया। ये देखते ही राजा का रंग पीला पड़ गया। दोनों बड़े राजकुमार पत्थर की तरह हैरान और खामोश खड़े थे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं आ सकता था कि इससे बेहतर कपड़ा दुनिया में कहीं मौजूद होगा। इस पर राजा ने अपने बेटे से कहा, मुझे इस बात से बेहद खुशी हुई है कि तुम तीनों बेटे मेरी मांग को पूरा करने में हर तरह से योग्य साबित हुए हो। अब मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम में से जो लड़का दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी तलाश करके लाएगा, उसे ही मैं अपना राजपाट सौंप दूंगा। राजकुमार के लिए यह खुशखबरी थी कि उस राजकुमारी के साथ उसकी शादी भी कर दी जाएगी और उसी वक्त उसे गद्दी पर बिठा दिया जाएगा, क्योंकि मेरे बाद गद्दी के मालिक के लिए यह जरूरी है कि वो शादीशुदा हो। राजकुमार जानता था कि पिता की 2 शर्तों को पूरा करके वो राजगद्दी का अधिकारी बन चुका है, लेकिन वो इतना नेक दिल था कि उसने इस पर शिकायत नहीं की और वो फिर अपने रथ में जाकर सवार हो गया और सफेद बिल्ली के पास पहुंच गया। इस बार सफेद बिल्ली को उसके लौटने की उम्मीद थी, इसलिए उसने तमाम रास्तों पर फूल बिछवा रखे थे और हवाओं में उसने महकते फूलों की खुशबू का छिड़काव कर रखा था, इसलिए जमीन से आसमान तक हर चीज महक रही थी। बिल्ली ने उसे देखते ही पूछा कि क्या इस बार भी राजगद्दी हासिल ना हो सकी। राजकुमार ने कहा, आपकी मेहरबानियों और मदद से मैं इसका अधिकारी तो हो चुका था, मगर मेरे पिताजी इस कदर लालची है कि राज्य से अलग होते हुए उनकी जान निकलती है। इस पर बिल्ली ने कहा, तुम फिक्र ना करो, जो ज्यादा मेहनत और कोशिश से हासिल की जाए, उसे हासिल करने का मजा भी ज्यादा आता है।
अब चूंकि तुम्हें खूबसूरत राजकुमारी की तलाश है, मैं भी खूबसूरत राजकुमारी ढूंढने की कोशिश करूंगी। बहरहाल ये काम तो होता रहेगा, मगर आज तो मैं जरा तमाशा देखने के लिए अपनी बिल्लियों और नदी के चूहों में एक युद्ध कर रही हूं। मेरा ख्याल है तुम्हें इसमें बड़ा ही आनंद आएगा। इस तरह ये साल भी दूसरे सालों की तरह इसी तरह हंसते खेलते गुजर गया। कई बार राजकुमार के दिल में ख्याल आता था कि वो बिल्ली से पूछे कि आखिर वो इंसानी भाषा में किस तरह बातें कर लेती है। और फिर जब एक रोज बिल्ली खुश थी तो उसने उससे पूछा कि मालूम होता है कि आप कोई परी है। राजकुमार ने कहा, या फिर किसी जादूगर ने आपको इंसान से बिल्ली बना दिया है। लेकिन उसके जवाब में सफेद बिल्ली जो कुछ कहती राजकुमार की उससे तसल्ली नहीं होती थी। जब आदमी खुशी और चैन के दिन गुजार रहा होता है तो उसे फिर ये ख्याल कभी नहीं आता कि वक्त कितनी जल्दी से गुजर गया। यही हाल हमारे राजकुमार का हुआ। वो खेलकूद और खुशी में ऐसा खोया कि उसके दिमाग से घर की यादें मिट गई। जब उसके घर लौटने में सिर्फ एक दिन और रह गया तो सफेद बिल्ली ने उससे कहा कि अगर तुम अपने साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी लेकर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वो करने के लिए तैयार हो जाऊं। उसके बाद बिल्ली ने एक तलवार निकाली और राजकुमार को देते हुए कहा, ये तलवार लो और इससे मेरा सिर काट डालो। राजकुमार सहम कर पीछे हट गया और बोला, क्या मैं तुम्हारा सिर काट दूं? मेरी प्यारी बिल्ली, ये काम मुझसे कयामत तक ना होगा। और उसने रो रो कर अपनी प्यारी सफेद बिल्ली से कहा, अगर तुम मेरी मोहब्बत की परीक्षा लेना चाहती हो तो मैं दुनिया का हर काम करने को तैयार हूं। अपनी जान तक कुर्बान करने से मुझे इनकार नहीं, मगर भगवान के लिए ये काम ना बताओ। लेकिन राजकुमार की लाख प्रार्थना और विनती के बावजूद बिल्ली अपनी बात पर अड़ी रही। आखिर मजबूर होकर राजकुमार को तलवार संभालनी पड़ी। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और तलवार बिल्ली के सिर के ऊपर चला दी। जब राजकुमार ने आंख के ऊपर से पट्टी हटाई तो हैरान रह गया। बिल्ली की जगह उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी खड़ी थी। राजकुमार अभी सांस रोके उसे हैरान आंखों से देख ही रहा था कि इतने में कमरे का दरवाजा खुला और बहुत से सेनापति सिपाही और दूसरे अफसर अंदर आए। उन सब ने हाथों में बिल्लियों की खालें या वेशभूषा संभाली हुई थी। आते ही उन्होंने राजकुमारी को बधाई दी कि वो अपनी असली शक्ल में लौट आई है और उसकी वजह से वो भी अपनी असली शक्ल में आ गए हैं। राजकुमारी ने उन सब का धन्यवाद किया और उन्हें कुछ देर के लिए बाहर इंतजार करने का आदेश देकर राजकुमार से बोली, राजकुमार, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही था कि मैं कोई मामूली बिल्ली ना थी। मेरे पिता 7 देशों पर राज करते थे। मेरी मां मुझसे और मेरे पिता से बड़ी मोहब्बत करती थी। मेरे पिता शेरो शायरी और शिकार के बहुत शौकीन थे। जब मेरी उम्र कोई 2 साल की थी तो एक रोज मेरी मां ने मेरे पिता से अनुमति मांगी कि उसे उस पहाड़ पर जाने की अनुमति दी जाए जिसके बारे में उसने बहुत सुन रखा था। राजा यानी मेरे पिता ने अनुमति दे दी और साथ में बहुत से नौकर चाकर दे दिए। जब हम सब पहाड़ की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में परियों का एक बड़ा महल पड़ा। यह महल बहुत ही शानदार हालत में नजर आता था और उसके अंदर किसी को जाने की हिम्मत ना होती थी। मेरी मां ने जब यह सुना तो वो जिद करने लगी कि वो उस महल को अंदर से देखे बिना वापस नहीं जाएगी। जब वो महल के करीब पहुंची तो उसने देखा कि महल के दरवाजे पर बहुत ही उम्दा किस्म के फल लटक रहे थे जो स्वर्ग के अलावा और कहीं ना मिल सकेंगे। मेरी मां को उसी वक्त उन फलों को खाने का शौक लगा और वो महल की तरफ बढ़ी। महल के दरवाजे पर पहुंचकर मेरी मां ने दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया। ये दरवाजा सोने और रत्नों के काम से चमक और दमक रहा था। नौकरों ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू की, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे महल के रहने वाले या तो गहरी नींद सो रहे थे या मर चुके थे। आखिर मेरी मां ने सीढ़ियां लाने का आदेश दिया ताकि वो दीवार पर चढ़कर बाग में पहुंच सके। लेकिन दीवार की लंबाई हमेशा इतनी बढ़ती रही कि लाख सीढ़ियां आई मगर दीवार के ऊपर तक ना पहुंच सकी। मेरी मां को बहुत दुख हुआ
जब सुबह हुई तो उन फलों को हासिल करने की दोबारा कोशिश की गई। सब लोग खेमे के अंदर सो रहे थे। मेरी मां भी दिन भर के सफर से थककर जल्दी सो गई। जब आधी रात गुजरी तो अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि एक छोटी सी बूढ़ी औरत उसकी चारपाई के पास बैठी है। उस बूढ़ी औरत ने मेरी मां को जागते हुए देखकर कहा, रानी साहिबा, आप हमारे बाग का फल खाने के लिए बहुत जिद और जोर जबरदस्ती से काम ले रही है। ये अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि आप एक बहुत बड़ी रानी हैं और हम आपके शौक को ठुकराना पसंद नहीं करते, इसलिए हम आपको एक शर्त पर ये तमाम फल जो स्वर्ग का मेवा है आपको खाने के लिए दे सकते हैं। वो शर्त ये कि आप ये नन्ही सी बच्ची हमें दे दे जो आपके पास है। हम इसे अपने पास पालेंगे और बड़ी करेंगे। मेरी मां ने कहा, इस फल के बदले में तुम कोई और चीज मांग लो, हम तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हैं। नहीं, परी ने जवाब दिया, हमें आपकी नन्ही बच्ची के अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। हम उसे यहां किसी चीज की तकलीफ महसूस ना होने देंगे। परियों की दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसके कदमों में होंगी और वो अपनी जिंदगी एक राजकुमारी की तरह गुजारेगी। बस आप उसे उस वक्त तक नहीं देख सकेंगी जब तक कि इसकी शादी नहीं हो जाती। तब मेरी मां ने कहा, यह शर्त तो बहुत ही कड़ी है, मगर क्योंकि अब मैं इस फल के बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूं। यूं भी अगर मैं फल के बिना मर गई तो बच्ची तो मुझसे अलग हो ही जाएगी। और तब बूढ़ी परी मेरी मां को लेकर महल के अंदर गई और जब वो महल के अंदर पहुंची तो वाकई उसने जैसा सुना था महल को उससे कहीं बढ़कर पाया। और राजकुमार, तुम खुद अपनी आंखों से देख भी रहे हो, ये वही महल है। उसके बाद परियों ने मेरी मां से पूछा कि आप फलों को खुद तोड़ना पसंद करेंगी या हम आपके लिए मंगवा दें। मेरी मां ने कहा, मैं देख रही हूं कि फल बहुत ऊंचाई पर लगे हैं और वहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता, इसलिए मेहरबानी करके आप ही उन्हें तुड़वाकर मेरे खेमे में पहुंचा दें। ये सुनते ही बूढ़ी परी ने एक सीटी बजाई, जिसे सुनकर हजारों की तादाद में तोते वहां आ मौजूद हुए और बोली, संतरों, आड़ुओं, सेबों, नाशपातियों, अंगूरों, खजूरों, खरबूजों, तरबूजों, खुबानी, अमरूदों, चलो सब मेरी बात सुनो और जो फल ये रानी साहिबा पसंद करें वो सब इनकी झोली में डाल दो। ये सुनना था कि सारे फल खुद ब खुद पेड़ों से उतरकर झूमते झूमते मेरी मां की गोद में आ गए। और कमाल यह है कि ना तो वो जरा मेले हुए थे और ना ही जमीन पर चलने की वजह से उन पर कोई दाग था। उसके बाद परी ने मेरी मां को एक सोने की बनी हुई टोकरी दी ताकि वो तमाम फलों को उसमें रखकर ले जा सके। इसके बाद परियों ने मेरी मां को उसका वादा याद दिलाया और उसे वापस खेमे में लाई, जहां से दूसरे रोज सुबह को वो वापस अपने देश को चल पड़े। अभी हम महल में वापस भी पहुंचने ना पाए थे कि मेरी मां ने पछताना शुरू कर दिया कि वो क्यों ऐसा सौदा कराई। और जब राजा उससे मिलने के लिए कमरे में आया तो मेरी मां को इस कदर परेशान देखा कि उसे यकीन हो गया कि जरूर कोई खास बात हुई है। उसने मेरी मां से परेशानी की वजह पूछी। पहले तो मेरी मां बताने से झिझक महसूस करती रही, लेकिन एक रोज जब परियों ने 5 भयानक किस्म के बौनों को मुझे लाने के लिए भेजा तो फिर मेरी मां को ये बात पिता को भी बतानी पड़ी कि उसने परियों से वादा किया था। इस पर मेरे पिता बहुत नाराज हुए और मुझे और मेरी मां को एक ऊंचे मीनार के ऊपर एक कमरे में बंद कर दिया और उसके नीचे पहरेदार लगा दिए। उसने 5 बौनों को बुरा भला कहा और उन्हें देश की सीमाओं से बाहर निकलवा दिया। और इस पर परियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भयानक ड्रैगन हमारे देश में भेजा, जो आदमी को देखते ही उसे फौरन निगल जाता था और उसकी सांस में से जिस चीज से छू जाती थी वो जलकर राख हो जाती थी। आखिर राजा इस अजाब से इतना तंग आया कि उसने एक संदेश भिजवाया कि मैं राजकुमारी को परियों के हवाले करने को तैयार हूं। बस फिर क्या था, वो 5 बौने फिर वापस आ गए और उन्होंने मुझे एक सोने के पालने में डाला। मेरा नन्हा सा बिछौना उस गाड़ी के अंदर रख दिया गया। परियों ने उस झूले को बड़ी सावधानी से पकड़ रखा था और फिर देखते ही देखते ये गाड़ी हवा से बातें करती हुई चल पड़ी और आखिर एक बहुत ऊंचे मीनार के पास पहुंचकर रुक गई।
ये मीनार खास तौर पर मेरे लिए ही बनाया गया था। वहां मैं पाली और बड़ी हुई। मेरे लिए दुनिया की हर अनोखी और अद्भुत चीज उपलब्ध कर दी गई थी और हर वो ज्ञान सिखाया गया जो राजकुमारी के लिए सीखना जरूरी होता है। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी हमारा कोई इंसान साथी ना था। अलबत्ता एक कुत्ता और तोता जरूर थे जो मुझसे इंसानी भाषा में बातें कर रहे थे। मुझे दिन में एक बार बूढ़ी परी भी ड्रैगन पर सवार देखने के लिए आया करती थी। एक रोज की बात है कि मैं अपने मीनार की खिड़की में बैठी थी। अचानक मेरी नजर एक खूबसूरत राजकुमार पर पड़ी। मालूम होता था कि वो रास्ता भूलकर इस परियों से मिले हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। उसकी नजर अचानक मेरी खिड़की पर पड़ी और वो खड़ा होकर मेरी तरफ देखने लगा। जब हमारी नजरें आपस में मिली तो उसने बड़े प्यार से मुझे सलाम किया। मुझे एक नए आदमी को देखकर उससे बातें करने का किस कदर शौक पैदा हुआ, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इतनी ऊंचाई पर होते हुए भी हम पहरों आपस में चीख चीख कर बातें करते रहे। और जब रात हो गई तो आखिर राजकुमार मजबूर दिल के साथ मुझे अलविदा कहकर विदा हुआ। अब राजकुमार मुझसे मिलने के लिए रोज आने लगा और फिर एक रोज उसने मुझसे शादी की प्रार्थना की। मैंने उसे मंजूर तो कर लिया, मगर सवाल यह था कि उसे मीनार से कैसे रिहाई हासिल होगी। फिर मुझे काफी सोच विचार के बाद आखिर एक उपाय सूझा। परियों ने मुझे उस मीनार में अकेलेपन का वक्त काटने के लिए बहुत सा धागा दे रखा था जिसे मैं बैठी बैठी वहां काटा करती थी। तो मैंने उन धागों की एक मोटी सी इतनी लंबी डोरी बनाई कि वो आसानी से जमीन तक पहुंच सकती थी। लेकिन अफसोस कि जब राजकुमार मुझे मीनार से नीचे उतरने में मदद दे रहा था कि एक बहुत ही बदसूरत और गुस्से वाली परी ड्रैगन की पीठ पर सवार उधर से उड़ती हुई गुजरी। और इससे पहले कि राजकुमार अपने बचाव का कोई रास्ता निकालता, ड्रैगन ने उसी वक्त उसे निगल लिया। इसके बाद परिया मुझसे बहुत नाराज हुई। उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे इसलिए पालपोस कर जवान कर रही थी ताकि वो बौनों के राजा से मेरी शादी कर दे। इस पर मैंने जब इनकार कर दिया तो गुस्से में परी ने मुझे सफेद बिल्ली बना दिया। उसके बाद अब मुझे इस महल में लेकर आए तो मैंने अपने पिता के दरबार के तमाम दरबारी सेनापतियों को यहां अपना इंतजार करते हुए देखा। ये सब बिल्लियों में बदल दिए गए थे। दरबार के दूसरे लोग जो मामूली सिपाही और नौकर चाकर थे, उनके शरीर और शक्लें गायब कर दी गई और सिर्फ उनके हाथ बाकी रहने दिए गए। जब परियों ने मुझ पर जादू कर दिया तब उन्होंने मुझे अपनी तमाम कहानी बताई, वरना इस वक्त तक मैं खुद को उन्हीं की बेटी समझती रही। उन्होंने मुझे बताया कि अब यहां से मेरी रिहाई उसी वक्त हो सकती है और ये जादू उसी वक्त टूट सकता है जब मुझे किसी ऐसे राजकुमार की मोहब्बत हासिल हो जाए जो हर तरह से मेरे बदकिस्मत मरे हुए राजकुमार से मिलता जुलता हो। और प्यारी राजकुमारी, ये मोहब्बत तुम्हें हासिल हो चुकी है, राजकुमार ने कहा। तुम वाकई उस राजकुमार से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हो। तुम्हारी सूरत शक्ल, तुम्हारी बोलचाल, सब कुछ उसी राजकुमार की तरह है। और अगर तुम्हें वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो अब यकीनन मेरी तमाम मुसीबतें खत्म हो चुकी है। बिल्ली ने कहा। तब राजकुमार ने कहा, तुम्हारे साथ हमारी मुसीबत का भी खत्म हो सकता है। तुम मेरे साथ शादी करना मंजूर कर लो। हां, मैं तैयार हूं। उनके पीछे तमाम सेनापति और दरबारी और दूसरे नौकर चाकर भी अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हुए। उनकी नीली पीली और लाल वेशभूषा चमक रही थी। गाड़ियां भी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। घोड़े भी खूब सजे हुए थे। उनके सिरों पर लाल कलगी लगी थी। चांदी के घुंघरू गले में बज रहे थे और उनके साजो सामान में भी लाल और रत्न टंके हुए थे। ऐसी अजीबोगरीब सवारी दुनिया में पहले कहीं नजर नहीं आई थी। राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और चालाक भी थी। इसीलिए राजकुमार उसके साथ बैठकर बेहद खुशी महसूस कर रहा था, क्योंकि राजकुमारी की बातें बड़ी दिलचस्प थी। जब राजकुमार उस महल के करीब पहुंचा जहां उसे भाइयों से मिलना था, तो राजकुमारी रथ से निकलकर एक पालकी में सवार हो गई जिसे 4 आदमी उठाकर चलते थे।
ये पालकी एक बहुत बड़े शीशे के महल जैसी थी, जिसके चारों तरफ रेशमी पर्दे लगे हुए थे। राजकुमारी ने वो पर्दे गिरा लिए ताकि उसे कोई देख ना सके। राजकुमार ने देखा कि उसके दोनों बड़े भाई महल के सामने टहलते हुए दिखाई दिए। उन दोनों के साथ वो दो बहुत ही खूबसूरत राजकुमारियां थी। उन्होंने छोटे भाई को देखा तो उससे पूछा, तुम्हें भी कोई राजकुमारी मिल सकी है या नहीं? राजकुमार ने जवाब दिया, हाँ, मैं खाली हाथ तो नहीं लौटा हूं, एक सफेद बिल्ली साथ लेकर आया हूं। इस पर दोनों बड़े भाई बहुत हंसे और बोले कि क्या महल के चूहों का सफाया कराओगे? और फिर ऐसी ही हसीन मजाक के बाद तीनों राजकुमार पिता के महल की तरफ चल पड़े। हर राजकुमार और राजकुमारी अलग अलग गाड़ी में सवार हुए, जिनके घोड़े खूब सजे संवरे थे। उन सब के पीछे छोटा राजकुमार अपनी घोड़ा गाड़ी में सवार आ रहा था और सबसे पीछे शीशे की पालकी आ रही थी, जिसे जो शख्स देखता हैरानी और आश्चर्य में डूब जाता था। जब ये सवारियां महल के सामने आती हुई दिखाई दी तो राजा को यकीन हो गया कि दोनों बड़े बेटे बहुत ही सुंदर राजकुमारियां ब्याह कर लाए हैं, और चूंकि उनसे ज्यादा खूबसूरत राजकुमारियां कहीं देखी सुनी नहीं गई थी, तो राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे फिर खतरा पैदा हो रहा था कि कहीं राजगद्दी उसके हाथ से चली ना जाए। बहरहाल राजा ने आगे बढ़कर उन राजकुमारों और राजकुमारियों का स्वागत किया और छोटे राजकुमार की तरफ देखकर बोला, क्या तुम अकेले हो? क्या तुम तन्हा हो? जहां पनाह राजकुमारी ने आदर से कहा, मैं अपने साथ इस शीशे की पालकी में एक सफेद बिल्ली ही लाया हूं, जिसके पांव इतने खूबसूरत हैं और गाना इतना अच्छा गाती है कि आप उसे देखकर बहुत ही खुश होंगे। राजा बेटे की बात पर हंस पड़ा और राजकुमारियों की डोलियों की तरफ बढ़ा और उनके पर्दे खुद ही सरका कर उन्हें देख रहा था। आखिर में जब वो शीशे की पालकी के पास पहुंचा और जब उसका रेशमी झालरदार पर्दा उठाया तो राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमारी का चेहरा गुलाब के फूल की तरह लाल था। उसके सुनहरे बाल, जो सूरज की किरणों से ज्यादा चमकदार थे, उसके कंधों पर झूम रहे थे और सिर के ऊपर दूधिया फूलों का ताज चांद की तरह चमक रहा था। राजकुमारी ने आदर के साथ राजा को प्रणाम किया। उसे देखते ही तमाम लोगों ने आपस में उसकी खूबसूरती की बातें शुरू कर दी। राजकुमारी ने राजा से कहा, महाराज, मैं भगवान ना करे आपकी बादशाहत छीनने नहीं आई। ये राजगद्दी आपको मुबारक हो। मेरे पास पहले ही 6 राज्य हैं। अगर आप इजाजत दें तो उनमें से एक राज्य आपको और 2 आपके बड़े बेटों को भेंट कर दूं। मुझे सिर्फ आपकी नेक दुआओं की जरूरत है। मैं आपके राजकुमार से शादी का प्रस्ताव लेकर आई हूं। हम दोनों के लिए वाकई 3 राज्य काफी होंगे। राजकुमारी बात सुनकर राजा और दरबारी खुशी से झूम उठे। उसी वक्त तीनों राजकुमारों की उसी वक्त शादी हो गई और उनमें से हर राजा और रानी अपनी सल्तनत में रवाना हो गए।